एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें बहुत सारी हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने यह तय किया है, उनके सांसदों ने यह तय किया है कि सारा झटका एक बार में क्यों देना, धीरे धीरे दिल तोड़ते चलो ममता बनर्जी का। ऐसा ही लग रहा है सर, दर्द भी किश्तों में दर्द बांटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, वजह आपको बताऊंगा उसकी। और आज आपको एक पुरानी तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि उसी तस्वीर में साहब इस जो कुछ हो रहा है इन दिनों उसका सारा का सारा राज उसके अंदर छिपा हुआ है। आपको मालूम है कि अभी जब ये बंगाल का इलेक्शन चल रहा था तो उस वक्त पार्लियामेंट में सरकार बिल लेकर के आई थी, महिला आरक्षण बिल, जिसमें डिलिमिटेशन बिल भी था, और उस वक्त वो बिल गिर गया था। और उस वक्त स्कोर बोर्ड कैसा दिखता था उसकी विजुअल होगा, वो तस्वीर एक बार स्क्रीन पर दे दीजिएगा आप। उस वक्त जितने नंबरों से वो बिल हारा, वहीं पर ये सारी कहानी छिपी हुई है। क्योंकि मोदी सरकार को उस वक्त 298 वोट मिले थे और चाहिए थे कितने, 360। मोदी सरकार अब वही महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल संसद में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन के साथ भी जोड़ करके पेश किया जा सकता है। ये तीनों बड़े काम होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक समझिए मत आप। इन बड़े संवैधानिक कदम से पहले राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, सहमति नहीं बनी। अब सहमति नहीं बनी तो फिर बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सारे इस्तीफे उसी कड़ी में हो रहे हैं। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और अब तो खबर यहां तक है कि अगर ये नंबर पहले आ गए सरकार के पास तो फिर मानसून सत्र का भी शायद सरकार इंतजार ना करे, एक स्पेशल सेशन बुला करके भी ये काम किया जा सकता है। ऐसी बातें भी हो रही हैं। इससे पहले लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव आया था तो 529 सदस्य उस वक्त थे अंदर, 298 ने इसका समर्थन किया था, 230 ने इसका विरोध किया था। उस वक्त भी बीजेपी को, एनडीए को, उनके पास जितने घोषित सदस्य हैं उससे 5 ज्यादा ही वोट मिले थे बिल को पारित कराने के लिए। उस वक्त हाउस में जो स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से 352 वोटों की जरूरत पड़ती है। सरकार अब ये नंबर कहां से आएंगे इस पर काम कर रही है। इसी कड़ी में टीएमसी के ये लोकसभा के 19 बागी सांसद, अब इनको स्पीकर कब बुलाते हैं ये देखना होगा। डीएमके के 22 सांसद जो कंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, इन्हीं दोनों को आप जोड़ लीजिए 339 तक तो ये आंकड़ा जो है अपने आप पहुंच ही जाता है। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये सब कुछ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह वही है अप्रैल में जो वो बिल पेश हुआ था उसके बीच में। अब आज की खबर की बात करते हैं। एक इस्तीफा और हो गया, अगली खबर पर आ जाइए। आज टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है प्रकाश चिक बराइक। प्रकाश चिक बराइक साहब कह रहे हैं कि जो मैंडेट बंगाल में आया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस के 19 लोकसभा सांसद घोषित तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग अलग गुट बनाकर एनडीए के साथ जा रहे हैं। और राज्यसभा के 13 में से उनके 3 सांसदों के इस्तीफे हो चुके हैं। चौथे सांसद का नाम लगातार चल रहा है कि वो इस्तीफा उनका बस होने ही वाला है, किसी भी दिन हो सकता है। तो 13 में से 3, 4, 5 ये नंबर कहीं भी जा सकता है। और अब तृणमूल कांग्रेस के लिए 5-6 तो आप बोल ही रहे, आप भी कह रहे थे 5-6 तक तो ये मामला जाएगा ही। अब तीसरा इस्तीफा आज हो गया। अब प्रकाश सिंह बराइक साहब की बात सुन लेते हैं जरा, इन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा। इनकी नाराजगी किससे थी, ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, या फिर बंगाल की जनता का डर है। प्रकाश सिंह बराइक का टिकटैक का एक उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, वो चला दीजिए। क्या कारण रहा सर कि टीएमसी से एक के बाद एक आप तीसरे राज्यसभा सांसद है सर? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था। डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए।
अब आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं बता रहा, लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब ही साफ है कि भाई बीजेपी से बात होने के बाद, और अब तो निशिकांत दुबे का भी नाम उन्होंने लिया कि कहां पर बैठे हुए थे, बात हुई थी। तो सर ये मामला तो सारा वही है ना, बीजेपी को अचानक तो नहीं लगा रातों रात कि भाई अच्छा चलो ऐसा करते हैं, चलो बहुमत प्राप्त कर लें, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। वजह है कि क्या होने वाला है मानसून सत्र में, सरकार की तैयारी किस तरह से। अब जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही चला जाए, पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वो एक्सरसाइज वही है और उसी रास्ते पर पार्टी चल रही है और बातचीत चल रही है। और जो जिक्र कल एक मैंने आपको किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक बड़े ऑफिसर ने जो मुझे बताया था कि भाई चुनावों के दौरान भी 40 विधायकों के साथ बीजेपी टच में थी बंगाल इलेक्शन में, विधानसभा में, कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो भी वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाती। क्योंकि एक जो लाइन शायद आपको याद हो, मैं पहले भी कहा कि पार्टी के हाई कमान का केवल एक लाइन का निर्देश था कि चुनाव जीतना है पश्चिम बंगाल का। वो सब ये दिख रहा है उसका, और उसका क्या जरूरत है क्या नहीं है वो सारी बातें भी। जी, वो इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था। लोकसभा में जिस दिन वो महिला आरक्षण विधेयक और डीलिमिटेशन बिल तो फिर पेश ही नहीं किया गया था, वो जब गिरा था तो उस दिन के जो नंबर जो पूरे नहीं हो पाए वो पूरे करने की कवायद त्रिपाठी जी सारी दिखाई दे रही है इस वक्त। नहीं, देखिए इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखती है। वो जिसको कहते हैं ना, वो पीछे नहीं जाती, बैक ट्रैक नहीं होती है। लेकिन एक चीज और देश को समझना चाहिए कि बड़े हल्के हल्के लोग लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर और मनोनीत करके भेजे जाते हैं। इनकी क्या हैसियत है, कैसे लोग हैं, न कोई विचार है, न कोई जिसको कहते हैं किसी भी जमीन पर ये खड़े नहीं है। थाली के बैगन है, आज इधर लुढ़के कल उधर लुढ़के, और ये लोग बात करेंगे कि समाज में क्या हो रहा है या सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। ये सिर्फ अपने पक्ष की बात करेंगे। आज इनको यहां सत्ता मिली, आज यहां लुढ़क गए, कल वहां सत्ता मिली। और जो ये गंदी अच्छी बातें बोलते हैं उसका भी कितना भरोसा है, ये भी देश के लोगों को जरा समझना चाहिए। ये लोग जो अलग अलग समय पर बोलते हैं, जैसे टीएमसी में थे तो क्या क्या बोलते थे, ईश्वर पर क्या बोलते थे, भगवान पर क्या बोलते थे, राम पर क्या बोलते थे, जो लाएंगे, चूंकि बड़ी लंबी सूची है, मोदी जी पर क्या बोलते थे, भाजपा पर क्या बोलते थे, तो ये सब समझना बड़ा जरूरी। लेकिन मूल बात क्या है, भाजपा अपने एजेंडे के लिए किसी हद तक जाएगी, और वो एजेंडा 272 तो चाहिए ही चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो सूची टहल रही है, वो भले ही बार बार कहें कि अच्छा 20 होती तो क्यों नहीं हो जाता, अब तक जारी हो गई होती। अब तक जो होता रहा वो तरीका यही रहा है, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे वाटर टेस्टिंग चलती रहती है। मान लो बाद में 2 लोग और आ जाएं तो उनको भी शामिल कर लेंगे। तो अभी ये इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स पूरे हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि ये सब लोग जो ऐसे ही थाली के बैंगन हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार। और अभी आप देखिए ना कि उस रोज भी जिस दिन बिल डिफीट हुआ था, 298 वोट तो मिले थे एनडीए को अपने, उनके 293, उससे ज्यादा 5 मिले थे ज्यादा। बड़ा रोचक होगा, कल तक जो लोग सायोनी घोष के लिए कस्में खा रहे थे, महान नेता बता रहे थे, युवा, क्या लेडी है, क्या अद्भुत उसके अंदर क्षमता है, अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे जरा वो भी ध्यान दीजिएगा। अब वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे जब वो बहुत सारे पक्का हो जाने दीजिए। नाम वैसे खबरें तो सारी हैं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, मैं तो सारे की बात कर रहा हूं। एक भी इसमें से ऐसा है क्या जिसके ऊपर ये चर्चा न की? एक नाम की मैं चलो आपको और अपडेट कर देता हूं, क्योंकि नाम इनका भी खूब चल रहा था। एक तरफ जैसे टीएमसी के राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, वहां 19-20 लोगों की सूची टहल रही है, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होने की बात भी की जा रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बागियों के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह खबर हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो लिस्ट है उसमें अब ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन सब जगह हर आदमी के पास एक लिस्ट है टीएमसी के बागी सांसदों की। तो इनका नाम चल रहा था, लेकिन बोले वो भले ही कुछ ना हो, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उसमें शत्रु जी का जो है नाम फिलहाल शायद नहीं है, वो ममता जी के साथ। कल ही मैंने इस बात का जिक्र किया था ना कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका जो रिश्ता रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो पूरे आइसोलेटेड हो गए थे, जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयान, पार्टी के खिलाफ बयान देते थे, उसके बाद तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे नहीं। उनकी वाइफ लखनऊ से चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो हारती है। शत्रुघ्न सिन्हा खुद हार जाते हैं, उनके बेटे चुनाव हारे हुए हैं। तो तय था कि शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और ऐसी पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह के एसोसिएट हो। और यह तय था कि जो सांसद जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा इससे अलग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी ये शीतकाल अपना मानसून सत्र में लेकर नहीं आएगी सर, इसके लिए विशेष सत्र बुलाएंगे।
जिस स्पेशल तरीके सेशन से आएगा। बिल्कुल जिस तरीके से 24 साल बाद पहला कोई बिल गिरा है, कोटा का आखिरी बिल गिरा था संविधान संशोधन बिल 2002 में, उसके बाद यह बिल गिरा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बात चुभी होगी कि उनका बिल इतना महत्वपूर्ण बिल गिरा खबर है जो हो चल रही है तो कल से। बिल्कुल, और वो इस पूरी विपक्ष को सबको बताएंगे कि आपने जो बिल गिराया है उसके लिए मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा और उस बिल विशेष सत्र में पास करूंगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पास करेंगे तो रूटीन में होगा कि भाई सत्र चल रहा है उसमें क्या। शीतकालीन सत्र नहीं सर, मानसून सत्र से मानसून पहले सत्र- बात चल रही है। मानसून सत्र की कह रहा से हूं। पहले, मानसून मतलब सत्र- जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सत्र होता, उससे पहले स्पेशल सेशन आता है। मानसून सत्र में अगर करेंगे तो नॉर्मल है कि सत्र चल रहा था, सत्र में आप लेकर आए। विशेष सत्र बुलाएंगे उसका असर अलग होता है कि 2 दिन का हम सत्र बुला रहे हैं, 3 दिन का और ये बिल में सरप्राइज पास भी कर रहा होता हूं। है। सरप्राइज भी होता है और मुझे लग रहा है विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस बिल को पास करेंगे। जो सारे इस्तीफे हो रहे हैं, जो सारी भागदौड़ हो रही है, जो सारी एनडीए की बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का कल का जो भाषण रहा, यह तय है कि यह बिल पास होगा। अभी आप चूंकि नवंबर की बात कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं, 362 है टोटल, 543 का 2/3 लोकसभा का, अगर शायद स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम है। हाँ, 360 शायद लोग कह रहे हैं कि 360 चाहिए। 360 चाहिए। अगर उसमें भी- मतलब पिछली बार की भी बात करें, उसमें भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के, तो वो संख्या और नीचे लास्ट ही टाइम है। 352 चाहिए थी सर। 528 लोग थे पिछली बार हाँ। हाउस में, और उसमें तब चाहिए थे 352। 352 ठीक है। अब अगर हम जो बातें कर रहे तो हैं रेफरेंस पॉइंट 352 लेके बात करते हैं। तो अगर हम ये भी बात कर रहे जानकारी दे हैं, दें, एक किस्सा और छोटा नहीं सा 1 मिनट में कर दूं, अगर ये भी बात हम कर लें कि डीएमके भी साथ आ जाए, जी। 20 सांसद भी साथ आ जाए, तो मेरे ख्याल से 340, 42, 43 साहब देखिए, कुछ हो जाए। 298 जो उस दिन मिले प्लस 22 डीएमके के, 19 टीएमसी के, ये 339 हो जाता है। 339 तो तब भी 13 13 13 ही कम है ना सर मैं कह रहा हूं मैनेज किया जा सकता सर, है। महाराष्ट्र के बीजेपी जोड़ो के ना। शिंदे साहब भी manage किया जा टूटे। सकता है। अब महाराष्ट्र क्यों नहीं सरप्राइज सरप्राइज है सर, आप अभी बोला ना सरप्राइज, अभी 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 आते हैं सर, उस पर अभी आते हैं। हाँ, सर आपका किस्सा आ जाए, चलिए फिर अगली खबर किस्सा बताता नहीं, हूँ। खबर है ये तो हाँ बताइए। कि जब पिछली बार सरकार का एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ, वो था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। हाँ जी, अमित शाह जी ने 11 बजे पेश किया, आपको ध्यान हो 11-12 बजे सुबह सुबह, और जब उस पर वोटिंग का नंबर आया तो विपक्ष के जो सारे सांसद थे वो तैयार थे, विपक्षी पार्टी कि भाई इसके खिलाफ वोट करना है। जी। जब वोटिंग होने लगी तो देखा कि वहां पर विपक्ष के 40 से 45 सांसद हैं ही नहीं हाउस में, बिल्कुल 45 सांसद हैं ही नहीं। तो तब चर्चा किसी एक दल के तो विपी नहीं थे शायद। तो चर्चा हुई कि भाई कैसे, तो सरकार ने उनको विदेश यात्रा पर देश के बारे में डेवलपमेंट की जानकारी देने के लिए भेजा भेजा हुआ था। तो कोई विदेश यात्राएं अंतिम थोड़ी होती है, ठीक है, मैं एक रेफरेंस के लिए ना आपको नहीं, बता वो सब होगा। अब ये नंबर आप याद रखिए, अभी जो देश राहुल जी से बात हो रही है, देश में नहीं जाते ऐसे 339 टाइम पर वो। केवल 298 जो उस दिन एनडीए को मिले थे, 22 जो डीएमके के साथ आ सकते हैं, 19 जो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, 339। 352 रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुमत 352 चाहिए था। शॉर्ट कितने हैं साहब? 13। अब आगे की कहानी, अब ये नंबर याद रखिएगा, 13 शॉर्ट है अभी केवल बीजेपी एनडीए। ठीक, आगे की कहानी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब टीएमसी में बगावत और टूट के बीच ये बहुत चर्चा चल रही थी ना कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कांग्रेस ने ऑफर दिया है, ममता जी वाइस प्रेसिडेंट, अभिषेक जी जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। अब इसके बीच में इसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई, तो ये कयास और ज्यादा तेज हो गए कि भाई अब तो कोई ना कोई बहुत फर्म बात जो है, किसी प्रपोजल पर बात हो रही है, और कांग्रेस ने अपना ऑफर जो है वो दोनों नेताओं के साथ डिस्कस कर लिया है। और ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने विचार सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा है। अब ये भी खबर थी कि ममता बनर्जी बाशीरहाट से लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ सकती हैं, तो लोगों का वो शायद उसके लिए जो है वो सपोर्ट मांगने के लिए वो गई हुई थी। लेकिन इस पर मैं आपको एक टीएमसी के मर्जर की बात हो रही है, जाहिर है हम लोग ममता जी की बात सोचेंगे कि ममता जी को फैसला लेना है। एक बड़ा मजेदार बयान आया बंगाल से, ऋतुव्रत बैनर्जी जिनके पास पहले तक 58 थे, अब वो कह रहे हैं मेरे पास 64 विधायक हो गए। उन्होंने कहा मर्जर का फैसला कौन करेगा? 64 विधायक जिसके पास हैं वो करेगा, या जिसके पास 17 विधायक बचे हैं, वो 15 विधायक बचे हैं वो करेगा? जिसके पास 19 सांसद हैं वो फैसला करेगा लोकसभा के, या जिसके पास 7 सांसद बचे हैं वो फैसला करेगा? तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, सुनिए। आप लोगों का जो एमएलए का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे 64? अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि दिखा दो, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है,
हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर, जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए बात तो उन्होंने कहीं भी बड़े मजेदार तरीके से, व्हाट मर्जर, कौन करेगा मर्जर? विधायक नहीं जा रहा, सांसद नहीं जा रहा, पार्षद तक तो जा नहीं रहा, तो मर्जर। ये भी मैं आपको बता दूं चलिए कि कल जयराम रमेश जी ने भी रात को एक ट्वीट कर दिया। रात को 10:15 बजे उन्होंने पोस्ट किया है कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स चल रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और मिस ममता बनर्जी के बीच बातचीत को लेकर के, उन्होंने नहीं लिखा मर्जर वर्जर शब्द, लेकिन सबको पता है कि चर्चाएं तो ये थी। तो उन्होंने कहा इनएक्यूरेट हैं, ये गलत हैं। द मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल एंड मेनी पर्सनल मैटर्स वर टॉक्ड अबाउट। बहुत अच्छी बैठक हुई और निजी मामले जो हैं वो डिस्कस किए गए, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में, ये बात उन्होंने कही। सर इतना अच्छा रिश्ता है? नहीं, रिश्ता पुराना अच्छा तो लिखा नहीं है उसमें। नहीं, गिवन द, हाँ भाई लॉन्ग ही लिखा, आई करेक्ट माई सेल्फ। अच्छा ही बिल्कुल उन्होंने लिखा गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, नॉट गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। और वो जो परसों पिक्चर आई थी वो आपने देखी थी, जिस तरह से गले मिलते हुए ममता बनर्जी और ये, तो कल जब शाम को ये चर्चा हो रही थी हमारे कार्यक्रम के बाद कि भाई ये मर्जर होगा, तब जो ऋतुव्रत बनर्जी साहब कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने मर्जर बोला लेकिन वो जिस टोन में बोले थे उनको व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो वो ये है कि भाई मर्जर कैसे होगा? आपके पास विधायक दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास संसदीय दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास राज्यसभा में 2/3 लोग नहीं है, तो किसका मर्जर करेंगे? तो तृणमूल कांग्रेस कैसे मर्जर के लिए जा सकती है? अब कोई कहता है कि भाई वो चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे, पहले बता देंगे। तो चुनाव आयोग से पहले अभी आपको जानकारी क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास चिट्ठी गई है कि नहीं गई है? बिल्कुल ठीक बात है। या राज्यसभा में, लेकिन अगर ये काम करना भी है तो जल्दी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सभी नहीं, अगर ये लोग बाकी लोग जो है चुनाव आयोग के पास पहले चले गए, सिंबल ही क्लेम कर दिया, तो ठीक है तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात ये कि हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है वही हो रहा है। ये तो बात ठीक है, ये बात हम उतनी बात कर पाते हैं जितनी हमें पता है। जितनी हमें पता है। हमने ये देखा था कि शिवसेना के मामले में भी ये जल्दबाजी में ये कोशिश की गई थी कि शिवसेना का सिंबल और पार्टी जो है वो दूसरा गुट ले ले। ये इसीलिए कोशिश की गई थी कि अगर आगे जो भी करना है उनको वो उसके जरिए हो। अगर तृणमूल कांग्रेस वो ममता बनर्जी के नाम पे ही रहती है तो फिर वो अब तृणमूल कांग्रेस को मर्ज करेंगे, नहीं तो भाई अगर उनका सिंबल चला जाता है तो जो बाकी कुछ बचा होगा तो अगर होता है मेरा था ममता बनर्जी को कि जो करना है जल्दी कीजिए, कि आपका सिंबल ही क्लेम ना हो जाए, सिंबल ही ना पार्टी ना चली जाए। मान लीजिए अगर मर्ज की बात होगी तो वैसे भी चली जाएगी पार्टी। हाँ बिल्कुल। नहीं, अच्छा याद दिला दिया आपने, पार्टी तो जाएगी है। सांसद मसला किसका है? फंड्स। हाँ फंड्स, अरे सांसद गए, विधायक गए, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, आप सोचिए पार्टी की राइट एसेट्स बोलिए, एसेट्स, टीएमसी के कितने एसेट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, दफ्तर होंगे, पार्टी के पास करोड़ों रुपए का फंड होगा, वो सब दाव पर लगा है भाई। 450 करोड़ सांसद और विधायक तो चलो चुनाव में आते जाते रहते हैं सर। 450 करोड़ का फंड है टीएमसी को, 450 करोड़, 450 करोड़ का फंड है। हाँ 450 करोड़ तो आई थी डिटेल उसकी। अब ये है मेन बात। इसको सर ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके भीतर भी तो बहुत कुछ चीजें हो रही होती ना। क्या पता है आपको कि कौन चुनाव आयोग के पास गया है? क्या पता है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन सी चिट्ठी गई है? क्या पता है हमें कि राज्यसभा के सभापति के पास कौन सी चिट्ठी गई है? वो तो जब आपके सामने आएंगी तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सी तारीख को किसने क्या लिखा। ठीक, आगे बहुत सारी पार्टियां होती है जो पहले से फिर आपको याद दिला रहा हूं। अच्छा, एक बड़ी खबर एक और इस बीच आ गई, चलिए टीएमसी से एक और बड़ी खबर है। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मुझ में या फिर अभिषेक में से किसी एक को चुन ले ममता। कमाल हो गया, सीनियर नेताओं का आदर नहीं करते अभिषेक बहुत घमंडी हो गए हैं। कमाल हो गया भाई, ये तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केस नहीं लड़ूंगा। और उनका ये अभी जो ये फोर्स सिग्नेचर वाला मामला चल रहा है, ये कोर्ट में गया हुआ है, सीआईडी की हाई कोर्ट में ये फैसला कह रहा है मैं केस नहीं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़े वकील हैं कल्याण बनर्जी, और ममता बनर्जी से कह रहे हैं मुझमें और उनमें से किसी एक को चुन ले। घमंडी हो गए हैं वो, बहुत ज्यादा उनको व्यवहार करना ठीक नहीं आता है। ये और लोगों से जब और लोगों की बातें सुनी तो उनको याद आया ये कि ऐसा करते हैं अभिषेक बनर्जी कोर्ट में जो कुछ हुआ वहां पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट में जो है जो मतलब पुलिस है या ये कहें जिनके पास सीआईडी के पास, उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी वो चिट्ठी हमें दें जिस चिट्ठी पे सिग्नेचर थे।
तो कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी अपने ही खिलाफ जो है वो एविडेंस आपको दे दें, आप लेके आइए, जैसे भी लेके आना है आपको। वो तो ठीक है आप सर, रेड इनको करिए, क्या हो ये गया, वो करिए, तो केस में तो जो मैं तो होगा ये बोल रहा हूँ अरे कि आप कल्याण अभिषेक बनर्जी शाम नहीं लड़ेगा, ये कोई उसी और- पे आ रहा था। देखिए कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नेचुरली नाराज है। ये पहले भी बात आती थी, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड जो टीएमसी में चल रहा था, ये बात आती थी कि भाई जो ओल्ड गार्ड है, कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं, वो नेचुरली नाराज हैं वहां पर। एक तो कल नहीं, शाम अब का ये तो एयरपोर्ट का झगड़ा आपने देखा नहीं किस वो तरह से एयरपोर्ट को हुआ। कल हमने दिखाया तो और था सर। दूसरी बात, कल्याण बनर्जी, सौगत राय और वर्सेस जो न्यू गार्ड जिसको राहुल जी कह रहे हैं, ममता, वो क्या नाम है, महुआ और ये सब लोग, वो तो पहले से ही एक झगड़ा बड़ा अलग तरीके से चल ही रहा था ना उसको लेकर। ये इस खबर का जरा सा ये अगर और पता ये चल बड़ी जाए खबर है कि वैसे। ये खबर कहां से आई है, ये पोस्ट किया है या कोई और बात है, ये एक बार जो है वो और पता चल जाए। ये मतलब हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कल्याण बनर्जी ने किसी से बात की है। अच्छा, ये इंटरव्यू में बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मतलब बात पक्की है। फिर ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कल्याण बनर्जी खुद बोल रहे हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो बड़ा सीरियस हो गया भाई। कल्याण लोकसभा के सांसद बचे कितने हैं उनके पास? 28 हैं कुल, उसमें से 19, 20, 22 इधर हैं, 20 चले गए। और ये 5-6 ही लोग जो थे ये बचे थे। और अभी काकोली घोष को, जो बागी गुट के नेता हैं, उनको चीफ विप से हटा करके तो इनको चीफ विप बनाया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के घर पे जितनी मीटिंग्स हुई, उस सब के बाद हर मीटिंग में ये पहुंचे हुए थे। और अब ये कह रहे हैं कि घमंडी है अभिषेक बनर्जी। शालिनी घोष की भी तस्वीर है, एक मिनट वो भी आपको दिखा दें। कोलकाता एयरपोर्ट पर वो अभी पहुंची हैं, क्योंकि इनके भी दिल्ली में होने की चर्चा थी और चर्चाओं में ये भी था कि शायद इनकी भी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में से किसी से मीटिंग हुई है। देखिए मास्क लगा के वो आई हैं, लेकिन खबर तो पहुंच ही जाती है। जी समीर जी। देखिए कल्याण बनर्जी ने जरूर ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से नहीं है। और वो जो भी है वो खुलकर बोलने वाले व्यक्ति रहे, वो हमेशा पार्टी के भीतर बोलते रहे, चाहे सांसदों के साथ उनका व्यवहार रहा हो या पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ वो अपने बयान सार्वजनिक देते रहे। कल्याण बनर्जी का ये बयान है, ये बताता है कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी के अंदर अपने सांसदों के साथ, अपने सीनियर नेताओं के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ किस तरीके से तानाशाही वाला व्यवहार था कि अभिषेक बनर्जी खड़े रहते थे और सामने सांसदों को बैठने को कुर्सी नहीं मिलती सर, थी। अब क्यों? मेरा सवाल है, अब नहीं, क्यों? अब यह है कि भाई अब सत्ता चली गई ना, सत्ता बांध के रख रही मैं थी। कह रहा हूं सर, चुनाव के नतीजों के बाद सवा महीना हो गया, ये तो इतने दिनों से बागियों में तो लेकिन ये बागी नहीं बनेंगे सर, कल्याण बनर्जी बागी नहीं बनेंगे। ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दिया है, कोर्ट लड़ने से मना किया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, और अभिषेक लेकिन में किसी एक को चुनने का तो मतलब यही हुआ ना सर। कहा अब क्या ये वो जानते कि अभिषेक को क्या पार्टी से निकालेगी ममता बनर्जी? बातचीत Exactly, करेगी, मैं भी यही कह रहा हूं। बिल्कुल। तो पार्टी के बाहर कौन जाएगा? कल्याण बनर्जी। समीर जी, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ना, कल्याण बनर्जी, इसका मतलब वो भी उसी श्रेणी में है। हाँ, नाराजगी की श्रेणी में है। इसका मतलब उनके अंदर भी वही हल्कापन है। भाई जब ताकत हो तब तो कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शक्ति कम हो जाए तो बीजेपी को कल से फिर फांसीवादी, सांप्रदायिक, नरेंद्र मोदी को जाने क्या क्या कहना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनको भी पार्टी जानती है, उनका कहीं इस्तेमाल हो। लेकिन कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी के साथ मतलब शुरुआती नेता है ना। नाराजगी, झगड़ा, कुछ कह देना अलग होता है। जब आप कहते हैं मुझमें या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनो, ये कौन सी बात हो गई? और आपको आज तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो आपकी आधी उम्र का लड़का रोज आपको अपमानित कर रहा था। आज आपको समझ में आने लगा कि अपमान होने लगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे लोग जो हैं, ये जो आज किसी किसी बहाने से करेंगे नहीं हमारी तो अभिषेक से नाराजगी है, हमारी ममता से नाराजगी है। भैया जब कोई नाराजगी, तुम इतने साल तक सत्ता का सुख लेते क्यों रहे? और ऐसे लोगों को चिन्हित करना इसलिए जरूरी है। नाराजगी ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन मैं थोड़ा इसके पीछे अब थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा। मैं तो और बात एक याद दिला देता हूं भाई, ये 4 दिन पहले भी बोल सकते थे, ये 10 दिन पहले भी बोल सकते थे। नहीं, एक मैं याद दिला लेकिन देता हूं। अब बोले राघव चड्ढा जी को हटाया गया नेता पद से, उपनेता, और उसके बाद क्या हुआ? मित्तल साहब को बना दिया गया। फिर मित्तल साहब भी चले गए। मतलब संदर्भ बता रहा हूं मैं, चूंकि खबरें याद रहती हैं। विजय जी पता नहीं क्यों नहीं इसमें एक कह रहे हैं। नया कुछ है। सर, मित्तल साहब सर परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बताई रहे हैं एक सेकंड, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कीर्ति आजाद के साथ बागी सांसदों के खिलाफ। इमीडिएट नाराजगी का जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि रात को 12:30 बजे जो है अभिषेक बनर्जी ने फोन किया और कहा कि एक जूनियर आदमी आयान अब उनका केस लड़ेगा। कल्याण बनर्जी और उनके बेटे पहले लड़ रहे थे, उन्होंने कहा आयान लड़ेगा। और इस बात को लेकर, क्योंकि आयान बहुत जूनियर था और उन्होंने कहा कि 45 साल से मैं इस पेशे में हूं, ये इमीडिएट नाराजगी का कारण। ये इनका तो फिर मना अभिषेक- कर दिया अभिषेक ने कि तुम मेरा केस नहीं लड़ोगे। तो फिर अभिषेक का केस अभिषेक ही लड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा।
आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग गलत न लें। तब तो फिर बड़े वकील के पास जाएंगे ना। सर जो लोग जा रहे हैं उस पर इतनी कलकत्ता चर्चा हाई हो कोर्ट में गई तो कि नहीं उन्होंने लड़ेंगे क्या ना क्या सर। कलकत्ता किया, हाई कोर्ट में किस्तों तो में अभिषेक नहीं गए, जाएंगे दर्द को बनर्जी। किस्तों में बांटा। जो लोग ले रहे हैं उन पर भी तो पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं, और वो तो देखभाल कर रहे हैं कि जो लोग एक दिन नहीं रहे सरकार के साथ वो आपके कितने सगे होंगे, कितना काम आएंगे। लेकिन उनको भी पता है कि आज जरूरत है, जब काम आएंगे कमाएंगे, नहीं ठीक है आएंगे सर। तो तब देखी जाएगी। नहीं, उनको सर इसमें सगा नहीं चाहिए। हाँ, इसमें सगा- तो उनको अपना काम हाँ, करना अरे है। चलिए, देखिए, लेकर के जब ये तक बड़ी काम खबर आएगा आ गई, तब लेकिन तक काम कल्याण बनर्जी अगर इस तरीके से ओपनली नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इसके बाद फिर ममता, या तो ये उसके बाद अपना स्टैंड बदलेंगे या ममता बनर्जी को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बात ऐसे तो गायब नहीं हो जाएगी, इनकी इंटरव्यू में कही हुई बात है। लौटते हैं इस खबर पर, और हाँ, नंबर एक निवेदन मैं कर दूं नंबर आपको सर 339 चाहिए कितने? 13 लोग। 13 और 13 कहां से आएंगे? और एक इसके बाद निवेदन में कर दूं, हाँ आप सर। पॉलिटिक्स में इतना स्ट्रांगली मत रिएक्ट किया कीजिए। अच्छा ठीक है सर, गलती मान लेता हूं सर।